नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता आज उनकी रिहाई के लिए इस्लामाबाद में घुस गए हैं। बता दें कि कई सारी हिंसक झड़पें भी देखने को मिली हैं, जिसमें एक नौजवान की मौत की खबर भी आ रही है। साथ में 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 60 से 70 प्रोटेस्ट करने वाले कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। मेडागास्कर के तट पर दो नाव पलट जाने के कारण 24 लोगों की मौत हुई है। ये सभी अफ्रीकी कंट्रीज से थे जो कि यूरोप में बेहतर जिंदगी के लिए पलायन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण को लेकर हुए विवाद में 4 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा नौजवान घायल हैं। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष हरी हरी मंदिर होने का दावा कर रहा है। आज इंडियन पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के विंटर सेशन की शुरुआत हुई, जिसमें अपोजिशन पार्टियों ने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, जिसके कारण दोनों सदनों को 27 नवंबर की सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से बड़ी अपडेट आई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने अपनी सारी ज़मीन अपने परिवार के नाम कर दी है और उन्होंने कहा है कि उनकी आखिरी सांस तक वे संघर्ष जारी रखेंगे। आज श्री अकाल तख्त साहिब पर पांचों सिंह साहिबानों ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें साल 2007 से 2017 तक सरकार में रहे मंत्रियों को भी बुलाया गया है और एसजीपीसी के प्रेसिडेंट को भी बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई जा सकती है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर साउथ एशियन पॉलिटिक्स के बारे में पाकिस्तान से आई और पाकिस्तान में जो पीटीआई पार्टी के समर्थक हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के समर्थक हैं, आज उन्होंने इस्लामाबाद में घेराव करने की कोशिश की और सभी समर्थक आज बड़े दल बल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। कई जगह से हिंसा की खबरें भी आईं। इस पूरे जुलूस में और इस पूरे घेराव के इस कार्यक्रम में एक नौजवान के मौत होने की खबर भी आ रही है और सैकड़ों नौजवान घायल होने की खबरें भी आ रही हैं और 50 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। उसका कारण ये है कि पीटीआई के समर्थकों को इस्लामाबाद के बाहर जब रोका जा रहा था तो पथराव हुए और पुलिस का कहना है कि जो पीटीआई के समर्थक थे, पीटीआई के जो कार्यकर्ता थे, उनके पास गुलेलें भी थी और पथराव उन्होंने किया। इसके कारण ये कुछ हिंसाई घटनाएं आई हैं। लेकिन जो पीटीआई के समर्थक हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सफलतापूर्वक इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। उन्होंने कई जगहों के ऊपर एक हिसाब से अपना आंदोलन जारी रखा। उन्होंने जो कश्मीर हाईवे पर स्टॉप नंबर 26 है, वहाँ तक पहुँच गए थे और कई जो रोड थे इस्लामाबाद के राजधानी के, उनको उन्होंने रोके रखा। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें यही खबर आ रही है कि तकरीबन एक नौजवान की मौत और तकरीबन सैकड़ों कार्यकर्ता घायल और 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जो मैंने पहले भी आपको अपडेट किया था कि कई सारे मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कहीं न कहीं ज़मानतें मिल चुकी हैं, 1-2 मामले रहते हैं और अब 30 नवंबर को उनका ऐसा मामला है, अगर उसमें उनको ज़मानत मिलती है तो शायद वो बाहर आ सकते हैं। तो आखिरी एक केस रहता है जिसमें उनको ज़मानत मिलनी है, तो उससे पहले शायद प्रेशर बनाने के लिए पीटीआई के समर्थकों ने ये सब धरने जुलूस किए हैं और ये मार्च किया है। अब देखना होगा कि उनका मार्च कितना सफल हो पाता है या नहीं हो पाता। तो पाकिस्तान में जो कुछ घट रहा है उसके ऊपर एक हिसाब से साउथ एशियन पॉलिटिक्स के हिसाब से सब उसके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर मेडागास्कर से आई। मेडागास्कर तट पर दो नाव पलटने के कारण 24 नौजवानों की मौत हो गई है और ये सभी लोग सोमालियन नागरिक बताए जा रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ अफ्रीकी जो ये नौजवान थे, ये बेसिकली यूरोप की तरफ पलायन कर रहे थे और बेहतर जीवन के लिए पलायन कर रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी नाव पलट गई है। और जो सोमालिया के जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कहा है कि जो लोग इस पूरे ऑपरेशन में बच गए हैं, जो नाव डूबने के कारण,
उनको सुरक्षित वापस लाने के प्रयास चल रहे हैं। बता दें कि टोटल 70 लोग एक हिसाब से इस नाव में सवार थे। जो लोकल मछुआरे थे उन्होंने रेस्क्यू किए हैं, बहुत सारे नौजवानों को बचाया है, और लेकिन 24 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको पता ही होगा, आपको विजुअल्स वो दिखते होंगे समुद्रों के, जिसमें जो सोमालियन नागरिक हों या अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनके नागरिक हों, वो समंदर के रास्ते से यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेडागास्कर तट पर जो ये हमला घटनाक्रम हुआ है, उसमें ये नौजवान यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, पहले ही उनकी मौत हो गई है। तो ये पूरी दुनिया में जो ये पूरा मामला चल रहा है, जिसमें लोग अलग अलग तरीक़ों से माइग्रेट करके यूरोप या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज़ में पहुंच रहे हैं जहां उनको लगता है कि बेहतर ज़िंदगी मिल सके। उनके साथ रास्तों में इस किस्म के बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। पनामा का जंगल भी बदनाम है। अब तो मेरे को लगता है कि मेडागास्कर का तट है, ये भी बदनाम रहेगा, और काफ़ी भयानक घटना हुई है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भारत से, और भारत में उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले से आई, जिसमें वहाँ पर शाही जामा मस्जिद में को लेकर विवाद हो गया है। वहाँ पर कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने स्थानीय कोर्ट में एक याचिका लगाई कि ये जो शाही जामा मस्जिद है, इसके नीचे उनका मंदिर है, और कोर्ट ने बिना कोई तथ्य जांचे सीधा ही आदेश दे दिया कि हाँ हाँ मस्जिद का सर्वे करवाइए। और वहाँ के लोकल प्रशासन ने भी बहुत जल्दबाजी करते हुए अगले दिन ही सर्वे की टीम लेकर पहुँच गए, जिसके कारण मुस्लिम पक्ष वहाँ पर मौजूद था, और उन्होंने जब विरोध किया तो वहाँ पर गोली चलाई गई और 4 नौजवानों की मौत हुई है। चारों अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, और तकरीबन कहा जा रहा है कि अभी तक 20 से ज़्यादा नौजवान घायल हो चुके हैं। और एक हिसाब से जो 19 नवंबर को ये फैसला सुनाया गया, और 22 नवंबर को तो जो ये 23 नवंबर को तो ये जो टीम थी ये पहुंच गई थी। और अब मैं आपको बता दूं कि ये जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने ये याचिका भी लगाई थी, ये सारे वही हैं जिन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद है बनारस में, वहाँ पर भी लगाई थी, और सारे नटोरियस रहे हैं। और इन्हीं हिंदू पक्ष के लोगों की कोर्ट में आसानी से याचिका भी एक्सेप्ट हो गई और सारा कुछ हो गया। अब जो 4 नौजवान मारे गए हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। और इस ये याचिका भी काफ़ी विवादित है और बहुत गड़बड़ है, जबकि जो ये शाही जामा मस्जिद है ये एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है, फिर भी इसको लेकर विवाद हो रहा है। और ये एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1920 से एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है, फिर भी इसको लेकर ये विवाद अब हो गया है। और इसमें जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जीआर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है कि बाहरी लोगों ने आके संभल ज़िले के माहौल को सांप्रदायिक बना दिया है। और ये जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं ये संभल ज़िले के नहीं हैं। और उन्होंने एक मार्के की बात कही है, वो कही है जो उपासना अधिनियम है 1991 का, उसका उन्होंने हवाला देकर कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है कि 1947 के बाद जितने भी पूजा स्थल हैं वो यथास्थिति में रहेंगे, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, तो फिर भी उस जो शाही जामा मस्जिद है उसके साथ छेड़खानी करने के एक हिसाब से मकसद से स्थानीय अदालत ये सब कर रही है। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ है, और कहीं ना कहीं आप 4 लोगों की मौत हो गई है। अब इसके ऊपर मेरे को लगता है कि ये जो खाली आरएसएस जो नारा लगाता था कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी यानी बनारस में ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला चला रखा है इन्होंने, और मथुरा में इन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला चला रखा है, और जो पास में जो मस्जिद है उसको लेकर विवाद खड़ा कर रखा है। और अब इन्होंने तो ये जिलेवार शुरू कर दिया, हर ज़िले में जो मस्जिदें हैं उनके पहले तो जो छोटी छोटी मज़ारें हैं, मीनारें हैं, उनको गिराने का काम तो ये करते ही करते थे। अब तो जो बड़ी मस्जिदें हैं उनको लेकर भी, जो खासकर एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, उनके लेकर भी ये शैतानियाँ करने लग गए हैं। तो यानी कि जो कम गिनती के लोग हैं उनके जो पूजा स्थल हैं उनको लेकर भी अब इन लोगों ने विवाद शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल है, और मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और स्थानीय अदालत को भी धमकाना चाहिए कि आप क्यों सांप्रदायिक माहौल बनाने में ये अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं।
खैर अब देखते हैं कि इसको लेकर क्या रवैया रहता है। जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसका रवैया तो ठीक नहीं बताया जा रहा। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रवैया जो स्थानीय प्रशासन है उसका दिख रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के बारे में है। जो सुब्रमण्यम स्वामी, आरएसएस से जुड़े हुए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह, इन्होंने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा था कि भारत की संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देने चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो ये शब्द जोड़े गए थे, उन्होंने इसको लेकर विवाद बनाना चाहा कि उस टाइम पे संसद का सत्र तो खत्म हो गया था, बाद में जोड़े गए थे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि खारिज कर दिया है। और बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, से जुड़े लोग हैं, वो कई बार बयान भी दे चुके हैं कि वो जो भारत का संविधान है उससे धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, जो समाजवादी दो शब्द लिखे हुए हैं, इन दोनों को वो निकाल देंगे। तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तो ठुकरा दिया है। और अगले साल 2025 में आरएसएस के बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1925 में आरएसएस बनी थी। और इन 100 सालों में देखना होगा कि इन 100 साल के बाद क्या जो आरएसएस है वो अपने स्वर्णिम उसमें अपना एक हिसाब से स्वर्ण जयंती, गोल्डन अपनी एनिवर्सरी जब मनाएगी, तो क्या वो सच में ही भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने तक जाएंगे, सेकुलरिज्म और जो ये शब्द हैं सोशलिज्म, इनको निकालने तक जाएंगे? ये भी एक डिबेट का विषय है। लोग इसके ऊपर भी लगातार बोलते आ रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और अगली खबर विंटर सेशन के बारे में। इंडियन पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा में विंटर सेशन की शुरुआत हुई आज, लेकिन कुछ देर ही चल पाया। और जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी को लेकर हंगामा करने लगे और कहने लगे कि गौतम अडानी ने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया है। अमेरिका में उनके ऊपर रिश्वत देने के आरोप लगे हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, 2000 करोड़ के रिश्वत का मामला है। और उसको लेकर जब अपोजिशन पार्टियों ने हंगामा किया तो जो दोनों स्पीकर साहिबान हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, उन्होंने दोनों सदनों को 27 नवंबर की सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया है। सबसे ज़बरदस्त मैंने भी अपने ट्विटर पे शेयर किया है कि जब अपोजिशन के लीडर राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर अडानी और नरेंद्र मोदी को लेकर बोलने लगे, तो वो जो स्पीकर साहिब हैं वो जगदीप धनखड़, वो लगातार कहने लगे नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। यानी कि अदानी के मामले में वो जब अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के, तो उनकी बात को लगातार स्पीकर साहिब कह रहे थे कि नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। तो वो बड़ा अजीब लगा कि अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो रिकॉर्ड में ही नहीं जा रही है। तो ये अजीब लगा और बाद में फिर सदन को स्थगित कर दिया गया और इसके ऊपर बात नहीं होने दी गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और अगली खबर दिल्ली से आई। और दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है, जो एक हिसाब से हवा की सेहत है, जो एयर क्वालिटी है, वो भी बहुत ख़राब है। अभी भी जो दिल्ली का AQI है वो गंभीर, जो खराब स्तर होता है, सबसे खराब स्तर होता है, उसमें बना हुआ है। 350 पार अभी भी है। और इसको लेकर काफ़ी बात हम पहले भी अपने बुलेटिन्स में कर चुके हैं कि इसको लेकर जो ग्रेडेड एक्शन प्लान अभी किए जा रहे हैं उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। और शायद अगर इस महीने में दिसंबर के पहले हफ्ते तक अगर बारिश नहीं हुई तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली खबर पंजाब से। पंजाब में गन्ने की रेट की बढ़ोतरी हुई है, 10 रुपये बढ़ाए गए हैं। 391 रुपये थे गन्ने की कीमत और अब 401 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमतें हो गई हैं। और बहुत मामूली बढ़ोतरी है, 10 रुपये। जिस हिसाब से खेती बाड़ी के में लागत बढ़ रही है उस हिसाब से बहुत थोड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन ये पंजाब का में जो गन्ने का रेट है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि पंजाब के किसानों को कम से कम भारत के दूसरे सूबों के गन्ना किसानों से ज़्यादा रेट तो मिल रहा है, ये तो हम कह सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जो हरसिमरत कौर बादल हैं, आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक में MSP DAP खाद को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। चंडीगढ़ हरियाणा विवाद पर भी
उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके अलावा उन्होंने सिख बंदियों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि साल 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर केंद्र ने सिख बंदियों को रिहा करने का वायदा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बलवंत सिंह राजोआणा की दया याचिका पर पिछले 12 सालों से निर्णय लंबित है और उन्हें पैरोल पर रिहा करने से इनकार किया जा रहा है। तो ये कई सारे बात है उन्होंने उठाए। इसके अलावा उन्होंने जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उसको लेकर भी अपनी बात रखी, और जो भारतमाला में जो किसानों की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की बात मांग है उसको लेकर भी हरसिमरत कौर बादल ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि हरसिमरत कौर बादल अब जब भी मौका मिल रहा है 2 या 3 मिनट का, तो वो जो ट्रेडिशनल मुद्दे हैं अकाली दल के उनको उठाने की कोशिश कर रही हैं। जो उनकी एक हिसाब से अकाली दल की जो लीडरशिप थी 8-10 साल हम पीछे जाएं तो वो बहुत सारे ट्रैक से उतर गए थे, और अभी के तौर पर हम देख रहे हैं तो अकाली दल के लीडर दोबारा से जो एक हिसाब से अकाली दल के बनते राजनीतिक स्टैंड हैं उनकी तरफ वापस लौट रहे हैं और लोगों के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने आज इंडियन पार्लियामेंट में ठीक ठाक तरीके से बात रखी, और अपने थोड़े से समय में उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ को समेटा। डीएपी खाद वाला, धान की खरीद वाला, रूरल डेवलपमेंट फंड वाला, भारतमाला प्रोजेक्ट वाला, पंजाब यूनिवर्सिटी के में सीनेट चुनाव न करवाए जाने वाला, चंडीगढ़ में हरियाणा को ज़मीन देने वाला, और सिख बंदियों की रिहाई का, राजनीतिक जो कैदी हैं, सिख राजनीतिक कैदी हैं, उनकी रिहाई का मामला, तो उन्होंने थोड़े से टाइम में ही 7-8 मुद्दे कवर करने की कोशिश की और बड़े इफेक्टिवली वो बोली। तो मुझे लगता है कि अब ट्रेडिशनल मुद्दों की तरफ अकाली दल की लीडरशिप लौट रही है। खनौरी बॉर्डर से एक खबर आई है। जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता, उन्होंने अपने परिवार के सारी ज़मीन नाम कर दी है। वो ज़मीन इसलिए नाम कर दी क्योंकि वो कल से 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर वो तब तक आमरण अनशन पर रहेंगे जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती, और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मौत हो गई तो भी आंदोलन नहीं रुकेगा। उनके जगह पे फिर अब उनके बाद कोई दूसरा बंदा आमरण अनशन शुरू करेगा। उन्होंने अपने पुत्र वधू और पोते के नाम पर सारी ज़मीन कर दी है, और उन्होंने कहा कि अब मैं आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गया हूं। और आपको बता दें कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली की तरफ पैदल मार्च करने की भी कही है। तो अब देखना होगा कि जो ये आंदोलन है जो 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है वो किस दिशा की ओर जाता है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर आज श्री अकाल तख्त साहिब से आई। श्री अकाल तख्त साहिब में जो जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह, उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें 5 तख्तों के सिंह साहिबान पहुंचे, और वहां पर जो अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, उनके समेत जो साल 2007 से 2017 तक जितने भी मंत्री रहे हैं अकाली दल के, उन सबको भी बुलाया गया। एसजीपीसी के प्रधान सुखजिंदर सिंह धामी भी को भी बुलाया गया, और इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुखबीर सिंह बादल को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 3 महीने से ज़्यादा हो गए उनको तनख्वाह घोषित किए हुए, श्री अकाल तख्त साहिब ने उनको तनख्वाह घोषित कर रखा है, और लोग कह रहे हैं कि आज इस मीटिंग के बाद शायद कहीं ना कहीं आज फैसला लिया जा सकता है। इसमें आप सबको पता है कि सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जो मेन आरोप हैं वो एक तो वही कि डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ जो शिकायत थी वो वापस लेने का मामला है, और उस डेरा सच्चा सौदा वाले गुरमीत राम रहीम को सुखबीर बादल ने माफ़ी दिलवाने वाला मामला है, और तीसरा बेअदबी की घटनाओं की सही से जांच ना होने वाला मामला है, और चौथा जो झूठे केसों में सिख मारे गए थे उनको इंसाफ नहीं दिया गया, और साथ में जो जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं सुमेध सिंह सैनी जैसे लोगों को, उनको डीजीपी नियुक्त किया गया। तो एक हिसाब से ये भी एक मामला है कि सुमेध सैनी जिसको सिख अपना आरोपी मानते हैं, ये मानते हैं कि उन्होंने निर्दोष सिखों को मारा है, उसको डीजीपी बनाया गया। और ये जो मामले थे इन मामलों को लेकर उनको तनख्वाह घोषित किया गया था, और अब कहा जा रहा है कि शायद आज शाम तक या फिर कल तक उनके ऊपर फैसला आ सकता है। तो देखना होगा कि फैसला किस किस्म का आएगा, राजनीतिक फैसला आएगा या फिर उनको कोई धार्मिक सज़ा ही लगाई जाएगी। इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। खैर, आज के लिए इतना ही।
कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देख